जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 13 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था मैं सबसे छोटी हूँ, और इसके कवि थे सुमित्रा नंदन पंत। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक छोटी सी लड़की का वर्णन किया है, जो ये कह रही है कि मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा छोटी ही रहूं, क्योंकि जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसकी माँ उसके साथ हमेशा रहती है, इसलिए वो हमेशा छोटी ही रहना चाहती है। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है लोकगीत। इसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो सबसे पहले हम भगवत शरण उपाध्याय जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद फिर अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। पुरातत्व कला के पंडित, भारतीय संस्कृति के प्रचारक, पांडित्यपूर्ण लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन अक्टूबर 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित रघुनंदन उपाध्याय और मां का नाम महादेवी था। उनके पिता बलिया में अच्छे वकील थे। उपाध्याय जी की प्रारंभिक शिक्षा बलिया में ही हुई और 1927 में बलिया से मैट्रिक पास करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और लखनऊ विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर किया। इतिहास का अध्ययन और इतिहास लेखन धीरे धीरे उनके जीवन के अंग बन गए। एमए के बाद वापस पटना लौटकर उन्होंने प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल के साथ इतिहास संबंधी शोध कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वविद्यालय की अनुसंधान पत्रिका का संपादन भी किया। 1940 में लखनऊ संग्रहालय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने और फिर 1943 में पिलानी के बिड़ला कॉलेज में इतिहास के प्राध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन प्रारंभ किया। विदेश यात्राएं भी बहुत सारी की। अब तक उनकी ख्याति प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता और प्राचीन सभ्यता संस्कृति के विद्वान के रूप में होने लगी थी। 1952 में चीन में होने वाले विश्व शांति सम्मेलन में भी भारत की ओर से गए शिष्टमंडल के वे एक प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, पेरिस, कैनबरा आदि स्थानों पर भी शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में यात्राएं की। वे नागरी प्रचारिणी सभा काशी की ओर से प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के संपादक भी रहे। अंत में वे उज्जैन में ही बस गए। 1981 में भारत सरकार ने उन्हें मॉरिशस में भारत का राजदूत नियुक्त किया और वहीं 12 अगस्त 1982 को हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में भारत के राजदूत थे। उपाध्याय जी ने क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी में बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए वहीं से अवकाश ग्रहण किया। अब इनकी कृतियों के बारे में जानते हैं। उपाध्याय जी की कुछ प्रमुख रचनाएं: आलोचनात्मक ग्रंथ, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, इतिहास के पन्नों पर, विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन आदि, यात्रा साहित्य, कलकत्ता से पीकिंग, अन्य ग्रंथ, ठूठा आम, सागर की लहरों पर कुछ फीचर, कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, इंडियन इन कालिदास, अजंता आदि। भाषा शैली। भाषा डॉक्टर उपाध्याय ने शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया है। भाषा का लालित्य इनके गंभीर चिंतन और विवेचन को रोचक बनाए रखता है।
भाषा में प्रवाह और बोधगम्यता की निराली छटा है। इस प्रकार इनकी भाषा में सजीवता और चिंतन की गहराई सर्वत्र विद्यमान है। अब इनकी जो शैली है वो कैसी है? विवेचनात्मक है, वर्णनात्मक है और भावात्मक है। तो ये तो रहा लेखक के बारे में। अब हम अपनी पाठ की तरफ चलते हैं। तो अब हम अपनी पाठ की तरफ बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। अब इसमें भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है कि ये जो लोकगीत होता है ये हर तरीके से शास्त्रीय संगीत से भिन्न होता है। लोगों में प्रिय होता है, इसमें ताजगी होती है, इसमें लचीलापन होता है। तो ये हर तरीके से शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। लोकगीत जो होता है वो जनता के गीत होते हैं। मतलब जो लोग हैं दुनिया में वो अपने अपने तरीके से अपने अपने लोकगीत को गाते हैं। घर में, गांव में और नगर की जनता जितने भी हैं उन सबके ये गीत हैं। कौन से? लोकगीत। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती है, यानी इनके लिए कोई अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि होली के अवसर पर होली के गीत गाए जाते हैं। फिर अगर कोई घर में शादी है, विवाह है, तो शादी विवाह के गीत गाए जाते हैं। तो ये जो सब गीत गाए जाते हैं, घर में औरतें गाती हैं या आदमी गाते हैं, तो वो जो होता है वो लोकगीत होता है, यानी लोगों का गीत। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। मतलब ये जो लोकगीत होते हैं ये सदैव से गाए जाते, मतलब बहुत पहले से ही गाए जा रहे हैं और इनको बनाने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही इसे बनाते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। मतलब बहुत सी स्त्रियां भी लोकगीत को बनाई हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। मतलब जब ये गाने गाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाह में जब औरतें गाना गाती हैं तो ढोलक बजाती हैं। कुछ लोग जैसे रामायण हो रहा है या कुछ भजन हो रहा है तो झांझ ले लेते हैं, करताल ले लेते हैं, मतलब ताली बजाने लगते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो इन्हीं बाजाओं के मदद से ये गाने गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। एक समय ऐसा था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इस लोकगीत को हेय समझा, मतलब कुछ भी नहीं समझा जाता था, बहुत ही तुच्छ माना जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। मतलब अभी जल्द समय तक ही इन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था कि ये बहुत ही खराब होते हैं, इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। तो जब से ये साधारण जनता की ओर, जब से लोगों का ध्यान साधारण आम जनता के लोग, आम लोगों के तरफ बढ़ा है, तब से क्या हुआ है कि लोगों का जो नज़रिया है वो फिरा हुआ, मतलब वो बदल गया है। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। मतलब साहित्य में भी और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हो गया है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह
पर कमर बांधी है। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि जो विभिन्न प्रकार की बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के इकट्ठा करने पर लगे हुए हैं और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे संग्रह जिनमें कि लोकगीत हैं और लोक साहित्य हैं विभिन्न विभिन्न बोलियों के, उनको प्रकाशित भी किया गया है। लोक गीतों के कई प्रकार हैं। लोकगीत जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। इनका जो एक प्रकार का जो लोकगीत है वो बहुत ही ओजस्वी है, बहुत ही सजीव है, बहुत ही लोगों को खुश करने वाला है। तो यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। ये एक देश है तो उसमें जो है जो आदिवासी हैं उन आदिवासियों के लोगों द्वारा गाया जाता है ये संगीत। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओरांव मुंडा, भील संथाल आदि फैले हुए हैं जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। मतलब ये जो आदिवासी हैं ये अब भी जीवन के नियमों में बंधे नहीं हैं। वो अपने स्वतंत्र रूप से इधर उधर जो भी मर्जी करता है वो करते रहते हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। मतलब ये जो आदिवासी लोग होते हैं वो एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर गाते हैं और नाचते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। मतलब जैसे होता है ना प्रश्न उत्तर, तो ऐसे ही कोई सवाल करता है तो कोई जवाब करता है। तो इस तरीके से दो दल बनते हैं और एक दल औरत का एक दल आदमी का, तो दोनों एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। मतलब जब ये लोग गाते हैं, इतने इतने लोग जब एक साथ गाएंगे तो दिशाएं गूंज उठेंगी, यानी चारों तरफ इनकी आवाज़ गूंज उठती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं और जो पहाड़ पर लोग रहते हैं पहाड़ी लोग, उनके अपने अलग गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। मतलब वो अलग अलग होते हुए भी अशास्त्रीय हैं। मतलब शास्त्रीय संगीत के कारण नहीं, उनके अपने अलग ही एक अपनी एक अलग भूमि है, अपनी एक समान भूमि है उन लोगों की। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। तो ये जो पहाड़ी लोग हैं ये अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग जगह के हैं, लेकिन इनके भी लोकगीत हैं और अपने अपने लोकगीत हैं और जो अपनी अपनी विधियों से गाए जाते हैं, अपने अपने तरीके से गाए जाते हैं और वे लोग गाते हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। उनका जो उनके गीत का जो नाम है वो अलग ही पड़ गया है कि ये पहाड़ी गीत है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। मतलब जो वास्तव में लोकगीत होता है वो देश के गांवों में होता है और देहातों में गाए जाते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। लोकगीत का जो संबंध होता है वो किससे होता है? देहात की जनता से, देहात में रहने वाले लोगों से होता है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। मतलब इनमें जो होता है बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना होती है, बड़ी जान होती है इन लोगों में जो ये ऐसे गीत गा सकते हैं। चैता गाना, कजरी गाना और बारहमासा या सावन, ये सब जो होते हैं या तो मिर्ज़ापुर में गाए जाते हैं, बनारस में गाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में गाए जाते हैं और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं।
बंगाल के लोकगीत का नाम क्या है? बाउल और भतियाली। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। पंजाब में जो गाए जाते हैं लोकगीत उसे माहिया कहते हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। और ये जो देहात के लोग होते हैं जो इन गानों को बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, उनकी जो कल्पना है वो इतना मान ना देकर अपने गीतों को मतलब जैसे अपनी जो गीत होते हैं उनके जीवन के रोज़मर्रा के ज़िंदगी से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। मतलब उनके जो गीत होते हैं वो हमारे दिल को छू जाते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। मतलब ये जो गाने होते हैं जैसे कहरवा हुआ, बिरहा हुआ या धोबिया हुआ, तो ये जो होते हैं ये ज़्यादातर देहातों में गाए जाते हैं। और जब ये लोग गाते हैं इन गानों को तो बहुत ज़्यादा भीड़ आकर्षित होती है। किस लिए आती है कि इनके गानों को सुनकर, इनके गानों को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। मतलब जो जहाँ रहता है, जिस तरीके से बोलता है, उसी तरीके से उनके लोकगीत भी होते हैं। इनकी भाषा के संबंध मतलब इनके भाषा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये भाषा में नहीं गाए जाते, ये बोलियों में गाए जाते हैं। जैसे कोई भोजपुरी बोलता है तो वो भोजपुरी में ही गाना गाता है, ठीक है। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी बोलियों में होते हैं, इसलिए ये बहुत ही प्रसन्नता देने वाले होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। मतलब इनकी जो इन लोकगीतों की जो राग होती है वो बहुत ही आकर्षक होती है, बहुत ही मोहक होती है। और इनको समझने की जो भाषा होती है वो भी बहुत ही आसान होती है। इन्हें हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं वो 30-40 साल से किसका प्रचार हुआ है? विदेशिया का। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। मतलब जो विदेशिया गाया जाता है उसको गाने वालों का एक नहीं अनेक समूह, छोटे छोटे समूह में लोग गाते हुए देहात में इधर उधर चलते रहते हैं। उधर के ज़िलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। मतलब बिहार के ज़िलों में जो है वो वहाँ पर विदेशिया ही जो लोकगीत है वही लोकप्रिय है, लोगों में प्रिय है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। मतलब ये प्रेम संबंधी गाने होते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के गाने होते हैं ज़्यादातर, और इनके मिलने और बिछड़ने के गाने रहते हैं। इसमें मिलने और बिछड़ने का भाव अधिकतर होता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं। जो जंगल में रहते हैं, जंगल की जातियाँ, वो भी अपने दल के अनुसार अलग अलग तरीके के गीत गाते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। मतलब जो जंगली जाति होती है वो जो गाने गाते हैं वो ज़्यादातर बिरहा गाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं। अभी मैंने बताया ना कि जिस तरीके से सवाल जवाब होता है
उसी तरीके से गाने में भी सवाल जवाब होता है। एक तरफ पुरुष होते हैं और दूसरी तरफ स्त्रियां होती हैं। वो गाने के माध्यम से एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं और दिशाएं गुजा देते हैं। मतलब अपने गाने से पूरी दिशा जो है वो गूंज उठती है उनके गाने से। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। मतलब इधर कुछ समय से इस तरीके के गानों की कमी हुई है। इस तरीके के गाने गाने वाले इसमें अब कुछ समय से कम हो गए हैं। तो आज बस इतना ही। अब आगे के भाग में हम आपको आगे की कहानी बताएंगे इसमें। तो इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। लोकगीतों की भाषा कैसी होती है? दूसरा प्रश्न है, लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस मायने में भिन्न है? तीसरा है, लोकगीतों की रचना में किसका विशेष योगदान है? चौथा है, बंगाल के लोकगीत का नाम बताइए। फिर है पांचवा, लोकगीत किस अर्थ में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है? फिर छठा है, लोकगीतों की क्या विशेषता है? सातवां है, लोकगीत किससे जुड़े हैं? और फिर आठवां है, वास्तविक लोकगीतों का संबंध कहाँ से है? और नौवां है, स्त्रियां लोकगीत गाते समय किस वाद्य का प्रयोग करती हैं? तो इन 9 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं। उन कठिन शब्दों के अर्थ हम आपको बता रहे हैं। इन्हें भी आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला शब्द है लोच। लोच मीन्स होता है लचीलापन। दूसरा है झांझ। झांझ मीन्स होता है एक वाद्य यंत्र जो कांसे की 2 तस्तरियों से बना है। तीसरा है करताल। करताल मीन्स होता है तालियां। चौथा है हे मीन्स होता है हीन। पांचवा है निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व मीन्स होता है बिना किसी दुविधा के। छठा है मर्म को छूना। मर्म को छूना मीन्स होता है प्रभावित करना। फिर है आह्लादकर। आह्लादकर मीन्स होता है प्रसन्न करने वाले। फिर नेक्स्ट है सिरजती। सिरजती मीन्स होता है बनाती। उसके बाद है पुट। पुट मीन्स होता है अंश। फिर है उद्याम। उद्याम मीन्स होता है निरंकुश। तो इतने कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।